अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले बड़े अफ़सोसनाक एक वाक़या है, उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। 2024 में वैसे ही आपने देखा है एक बहुत सर्ज हुआ है दहशतगर्दी के हमलों में, चाहे वो खैबर में हो, बलूचिस्तान में हो। और ये एक इंक्रीज़िंग ट्रेंड हम बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पाकिस्तान दोबारा एक वो मुशर्रफ एरा जंग की हालत में जाता जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क इससे महफूज़ रहेगा और ये यहीं रुक जाएगी ये वेव जो है टेररिज़्म की। ये वाक़या हुआ है जुमे के दिन अखौरा खटक में, जो एक बहुत मशहूर एक जामिया है और मस्जिद भी है वहाँ पे। वो सेनेटर समीउल हक पहले और अब उनके बेटे उसको चला रहे हैं। सेनेटर समीउल हक साहब जो हैं वो बहुत पिवटल किरदार थे तालिबान की फॉर्मेशन और हमारी पाकिस्तान की और तालिबान के दरमियान नेगोशिएशन और जो रिलेशनशिप रहा है एक हिस्टोरिकल, चाहे वो वॉर ऑन टेरर से पहले हो या वॉर ऑन टेरर के दौरान हो, उसके दरमियान एक सालिस के तौर पे वो किरदार अदा करते थे। और उसके बाद उनके बेटे ने भी यही किरदार सॉर्ट ऑफ एक लेसर डिग्री में इख्तियार कर लिया हुआ था। खैबर के अंदर जो दहशतगर्दी के मसाइल और मजहबी इंतहा पसंदी और डिफरेंट फैक्शंस के दरमियान नेगोशिएशन करना, सालिसी का किरदार अदा करना, यही अदा कर रहे थे। 6 लोग शहीद हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। जुमे की नमाज की हालत के अंदर वो अपने रब को जा मिले। और हामिदुल हक साहब जो हैं, अपने वालिद की तरह वो भी एक डूबियस और हादसाती सर्कमस्टांसेस के अंदर कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। ये एक सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर, और इनके वालिद को एक बहुत डूबियस सर्कमस्टांसेस के अंदर, जो कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही लगता है, लेकिन अभी तक उसके सामने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आए, जहाँ पे उनको एक आदमी ने बहुत मल्टीपल टाइम स्टैब करके कत्ल कर दिया। ये दोनों लोगों का कत्ल होना, इनकी शहादत जो है, ये एक बहुत दुखद बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उनके और पाक और आप कह लें अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बफर कैरेक्टर्स हैं, लोग जो इनफरादी किरदार अदा करते हैं नेगोशिएशंस के अंदर या डीलिंग के अंदर, जो एक रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन नहीं होने दे रहे, जो बहुत आलमी ताकतों की कोशिश है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक फूट पड़ जाए। यहाँ डोमेस्टिक इस बात की भी बहुत हामी है, अफ़गानिस्तान में भी इस बात की बहुत हामी है। तो जो एक सेटल्ड इस वक्त पीस है, एक रिलेटिव पीस है, उसका डैम लगता है कि वो फटने को आ रहा है, और ये अब एक सैलाब जो है जंग का दोबारा इस एरिया को खुदा न खास्ता अपने अपनी लपेट में ले सकता है। तो हम दुआ गो हैं कि ये इंसिडेंट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा। हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं अब वो मोबिलाइज़ करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान और ऐसे पिवटल कैरेक्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे रेलेवेंट, कि वो अभी भी एक वो सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। और अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान दोस्त एलिमेंट्स हैं, उनके साथ नेगोशिएशंस को जारी रख के हमारे खैबर और बलूचिस्तान के मसाइल को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सारी बात है, मुश्तरक बॉर्डर के जब मसाइल होते हैं, तो वो तभी रिज़ॉल्व होते हैं जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक टेबल के ऊपर बैठ के करती हैं। शुहदा के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और कि हमें इस अज़ाब से, जो ये दहशतगर्दी का एक अज़ाब हमने पहले भी देखा है आज से 20 साल पहले, उससे हमें महफूज़ रखे। आज की एक्चुअल जो बड़ी डिस्कशन है उस पे आते हैं, और वो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का विज़िट डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस के अंदर जो मीटिंग हुई है, वो आप सब ने उसके बराह रास्त सीन्स देखे होंगे। वीडियो को रिएक्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़िमनी तौर पे एक छोटा सा एक मंजर कशी करना चाहता हूँ, कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेशियाँ शुरू कर दी हुई थी, और डिपेंडिंग कि किस मुल्क का कौन रिप्रेजेंटेटिव आता था और उस मुल्क की क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इस नए अमेरिका को, उस बुनियाद पे हर बंदे को आजिज़ करके ही एक वेलकम दिया गया है। यानी वो जिस तरह एक वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि स्पेन के एक मुसलमान बादशाह ने, जब उसकी उसकी दुल्हन ने उसको कहा, ईसाई मसीही दुल्हन थी उसकी, यानी लोकल स्पेनिश प्रिंसेस थी, कि तुम्हें सजदा क्यों नहीं करते, तुम्हारे सामने झुकते क्यों नहीं हैं ये लोग? तो उसने कहा हमारे यहाँ तो हराम है, ये लोग मना करेंगे। तो फिर उसने ऐसा दरवाज़ा बनाया उसके किले का कि वहाँ उसको एंटर करने के लिए आपको झुक के अंदर आना पड़ेगा। तो वैसी ही कोई कैफ़ियत वाइट हाउस में थी कि सारे लीडरान को, चाहे वो इंतहाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का हिंदुस्तान हो और उसके बड़े चहीते पसंदीदा नरेंद्र मोदी साहब हों, उनको भी एक किस्म के तौर पे आजिज़ करके अंदर लाया गया था, और उनसे वो एक काम करवाया था जिससे वो बहुत डरते हैं। वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कभी सवाल नहीं लेते लाइव पब्लिक से, उन्होंने ली और उनको एम्बैरेस किया गया। इवन आपस में गुफ्तगू के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत होती है कि जब बंदा थोड़ी-सी कमज़ोरी दिखाता है बॉडी लैंग्वेज के अंदर, या कोई काम लेना होता है उसने, तो वो चढ़ाई कर देता है उसके ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप एक क्लासिकल बुली की एग्ज़ाम्पल है कि वो अगले की कमज़ोरी देख के चढ़ाई कर देता है। सिमिलरली आपने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ जो किंग ऑफ जॉर्डन है, अब्दुल्ला, जो हाशिमाइट सो कॉल्ड किंगडम है उसके वो सरबराह हैं, उनको बुला के भी एक पब्लिक एक आप कह लें ह्यूमिलिएशन रिचुअल के थ्रू उनको गुजारा गया, और वगैरह वगैरह। आपने पिछले दिनों में और भी डिग्निटरीज देखे ममालिक के आए। हर को अपनी कैपेसिटी के अंदर एक आजिज़ी की कैफियत में ज़रूर
एटलीस्ट ऑप्टिक्स की हद तक दिखाया गया, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक को जो चूरन बेचा गया है डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की तरफ से, और जो एक नई ऑर्डर इस्टेब्लिश होने जा रही है अमेरिका के एम्पायर की तारीख में, कि हम अमेरिका फ़र्स्ट हैं और अमेरिका के सामने सबको आजिज़ होना पड़ेगा, और अगर अमेरिका का विन विन नहीं है तो फिर किसी का विन विन नहीं है, और अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। ये एक मैं तो कहूँगा बुश 2.0 टाइप एक एनर्जी है, जहाँ पे यू आर ईदर अगेंस्ट अस और विद अस, लेकिन ये जंग को आउटसोर्स करने वाली एक पॉलिसी है। ये अब डोमेस्टिकली खुद लड़ना नहीं चाहते एज अमेरिकन। ये कहते हैं कि भाई तुम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो। डोनाल्ड जहाँ बुश की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेके आया था, ये भी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन ये ओल्ड ऑर्डर को तोड़ने। जहाँ जॉर्ज बुश ने जंगें की अपने बाप के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिफेंड करने के लिए, यहीं आपको डोनाल्ड ट्रंप नज़र आते हैं कि वो जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर के वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ते हुए बड़ी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा एक ड्रामा पिछले 3-4 साल में रचाया गया है, वो है डोनेट्स और इन रीजन्स के ऊपर यूक्रेन के अंदर जो एक लड़ाई अमेरिका ने वहाँ गर्म कर रखी है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। इसके अंदर बताया जाता है कि 300-400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो डॉलर्स हैं वो मतलब गबन हो चुके हैं, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यूक्रेन से धुल के कहीं कहीं दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में पहुंच चुके हैं, और कितने ही करोड़ों डॉलर के असले जो हैं वहाँ पहुँचाए गए हैं। वो एमलॉर, जेलॉर, पैंथर और फलाने और टिमाक, बड़े के नाम भी ऐसे वो फ़नी से होते हैं, जैक हैमर, और कि वो सारों को जिक्र करना भी मुनासिब नहीं बनता। लेकिन एक जंग की सूरत हाल क्रिएट की गई हुई है, और ये यूरोप की और नेटो एलाइज की एक जंग थी। अमेरिका के इनफरादी तौर पे इसके क्या बेनिफिट्स थे ये तो अगेन नहीं आर्ग्यू किया जा सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है और टीम है वो कहती है कि, और जो इस्टेब्लिशमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं कि अब हम इस चीज़ से हम पीछे हट रहे हैं, हम मुकर रहे हैं, हम एक निगोशिएटेड सेटलमेंट यहाँ पे चाहते हैं, और शायद अपना वो वॉर ऑफिस अब कहीं लंदन में उसको वो आउटसोर्स करना चाहते हैं कि यही अपनी लड़ाई को लड़े, और ये हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेटिव है। फ्रांस और जर्मनी ज़ाहिर बात है इसमें टस मस करेंगे, लेकिन ओवरऑल यूरोप को अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए रूस के जिन को रोके और थामे रखना है। लेकिन अब यूरोप के ख़िलाफ़ यकीनन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रूस के जिन को इस्तेमाल करेंगे बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे। एक ज़माने में जर्मनी को काबू पाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सबसे अच्छा और बेहतरीन एलाय अमेरिका ने सोवियत यूनियन को ही पाया था। आज भी वही लगता है कि प्री वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 2 किस्म की एक नई अलायंसेस दोबारा बनने जा रही हैं, और वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, जिसकी 50-60 साल हम सब ने चूरन बेचा, उसकी यूएस एड खाई, हमने O&A लेवल किए, हम MUN पे गए, हमने दुनिया के ममालिक के अंदर स्टूडेंट लीडर्स बनाए, यूथ कॉन्फ्रेंसेस की, वो मेरे ख्याल में अब निज़ाम हैज़ कम क्रैशिंग डाउन। और एज विद ऑल ग्रेट ट्रेजिडीज़ के दे एंड विद अ कॉमेडी, और वो आज कॉमेडी हम देख देख के आपके साथ इंशाल्लाह मज़े लेंगे। ये है अल जज़ीरा की 10 मिनट की कंपाइलेशन, आप भी देखिएगा, मैं भी देखता हूँ, और ज़रा अपनी इस पे गपशप करते हैं इंशाल्लाह। To our latest news now from the White House, where President Trump has met with Ukraine's President Zelensky. Let's listen in. With both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So
It's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. Hey, I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. यहाँ पे एक बड़ी फनी नोट करने वाली चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप सारी सख्ती की बात करता है और टफनेस की बात करता है, लेकिन वो सारी हैवी लिफ्टिंग जो है वो जेडी वैंस से करवा रहा है। जेडी वैंस के बारे में अगर आप थोड़ी तारीख जानना चाहेंगे तो पीटर थील के ये प्रोटेजे हैं, शागिर्द हैं। पीटर थील एक बदमाश, एक होमोसेक्सुअल, न्यू कंजर्वेटिव, मतलब एक वो बड़ा ही एक्लेक्टिक मिक्स सा एक टेक्नोलॉजी ओवरलॉर्ड है जिसका आप हाथ देखेंगे पैलेंटीर और फेसबुक और बड़ी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे उसकी बड़ी बड़ी टेक फर्म्स के अंदर। बुनियादी तौर पे वो सीआईए का आदमी है और सीआईए के कुछ फैक्शंस हैं और ये जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसके कुछ फैक्शंस हैं। और जेडी वैंस एक चेक के तौर पे, एक बैलेंस के तौर पे अपने हमरा इलॉन मस्क के असल में अमेरिकन निज़ाम के ओवरलॉर्ड्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसका सॉर्ट ऑफ एक फिगर हेड है। साथ ही साथ आप ये भी बात नोट करें कि ये प्लेबुक जो है ये क्लासिकल प्लेबुक है जो नरेंद्र मोदी साहब भी इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में कई ऐसे बेकार लीडर इस्तेमाल करते हैं अवाम को धोखा देने के लिए कि वो हुकूमत में आके भी ऑपोजिशन खेल रहे होते हैं। अब इतने बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग में जहाँ एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की जानी है, वहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि बाइडन ने ये किया, ओबामा ने वो किया, हिलरी क्लिंटन ये कहती है। अब सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का मेरे ख्याल में एक मुल्क के जो जंग पे है, आपकी जंग पे लड़ रहा है, नेटो की जंग लड़ रहा है सो कॉल्ड, उसके सामने ये तमाशा करना ये मीडिया साइकिल के लिए ना ज़ेलेंस्की बच्चा है ना ट्रंप साहब बच्चे हैं। और जेडी वैंस तो यकीनन पूरा मंजावा ट्रेंड डीप स्टेट का आदमी है, अमेरिकन डीप स्टेट का आदमी है, ग्लोबलिस्ट का आदमी है, वो बच्चे नहीं है। ये किसको सुनाई जा रही है बात के भाई डेमोक्रेट्स ने ऐसे कर दिया था, हमारी मुखालिफ पार्टी ने, ये आपको सुनाई जा रही है, अमेरिकन अवाम को सुनाई जा रही है। आप तो खैर हम तो ये टीम मस्कीन है, बट एज एन लेसन ये मेरे ख्याल में हमें भी सीखना चाहिए कि जब कोई बात, कोई विजुअल हमारे तक पहुंचता है तो उसकी इंटेंडेड ऑडियंस और इंटेंडेड इफेक्ट क्या होता है। ये क्लियरली ज़ेलेंस्की को तो बताने वाली बातें नहीं है, उसको पूरा इल्म है कि मेरी अलायंस जो है वो बाई पार्टिजन सपोर्ट यूक्रेन की हो, चाहे डेमोक्रेट्स के अंदर से हो चाहे रिपब्लिकन से हो, वो एक और कैंप है और ये वाला कैंप मेरा कैंप नहीं है। मेरी जंग के अंदर ये फंडिंग करने के लिए नहीं तैयार। बहरहाल इसके बारे में मेरी एक कंस्पिरेसी भी है जो कि कुछ दानश्वरों ने सामने दी और मैं कुछ इत्तेफाक भी करता हूँ उस राय से। उसके बाद हम थोड़ी देर पे आते हैं जब थोड़ी सी और तफसील खुलेगी इस मीटिंग की। Is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014 2014. and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel. We signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him. Guess.
यहाँ पे जेडी वैंस ने एक बड़ा मुनाफिकाना सा एक वो स्टांस लिया फॉरेन डिफेंसिव होके, कुछ गलतियाँ भी पॉइंट आउट करता है इनकी राय के अंदर और कुछ एक्सपोज भी करता है कि तुम्हारी डीप स्टेट थ्रू आउट इन्वॉल्व रही है, उसको इस हद तक आने दिया है। पहले क्राइमिया में वो दाखिल हुआ, उसके बाद फिर यूक्रेन प्रॉपर में दाखिल हुआ, पहले तो वो बफर जोन के अंदर आ गया था। तो वो बताना ये चाह रहा है, एक्सपोज ये करना चाह रहा है कि तुम अगर ये मीडिया सर्कस कर रहे हो तो जेडी वैंस कहता है कि तुम ये मीडिया सर्कस मत करो। भाई सर्कस तुमने लगाया है, लगाया ही जेडी वैंस और ट्रंप ने सर्कस है, तो अब सर्कस में मौका दे दिया। तो चूंकि वो पहले भी एक मस्खरा था प्रोफेशनली, वो एक यही था, कॉमेडियन था, उसको तो मौका मिल गया। तो उसने कहा मैं बताता हूँ भाई तुम लोगों ने पहले क्या शरारतें की हैं कि तुमने उसको इस हद तक आने दिया ताकि यहाँ पे एक तुम्हारा असला भी बिक सके, एक तुम एक पॉलिटिकल अपनी वो पॉस्चरिंग भी कर सको। और अब जब वक्त आया मुश्किल, अमेरिका जैसे हमेशा करता है कि वो अपने एलाय को अबैंडन कर देता है। यहाँ पे हेनरी किसिंजर की वो बात याद आती है कि अमेरिका की दुश्मनी जो है वो ख़तरनाक है और अमेरिका की जो दोस्ती है वो यकीनन फेटल है, यानी वो तो बिल्कुल मौत का बायस यकीनन बनती है। ख़तरनाक दुश्मनी बेहतर है ऐसे कि आपका दोस्त जो है वो यकीनन आपकी मौत का सबब बने। It's because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this Have you conflict. ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office of the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and very. telling टीवी प्रेसिडेंट्स और टीवी प्राइम मिनिस्टर्स का मंतकी अंजाम, सेकुलर नेशन स्टेट का फाइनल स्टेज आप विटनेस कर रहे हैं। वो रियलिटी टीवी शो कर रहे हैं, वो उसको जुगत लगा रहा है, उसको तड़ी लगा रहा है ओवल ऑफिस में बैठकर। उनको फील हुई है, वो बड़ी चुभी है ट्रंप और उसको कि नहीं तुम हमको कौन बताते हो कि हमें बताओ। उसने एक बहुत वैलिड बात पॉइंट आउट कर दी है और यूरोप के हवाले से उसने बात कर दी है कि तुम अबैंडन कर दोगे यूरोप को, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा ओशन है जो दुनिया और तुम्हारे दरमियान एक गल्फ पैदा करता है। लेकिन तुम फील करोगे गर्माहट जब रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा यूरोप के अंदर और हम तुम्हारे लिए ज़मीन तंग करेंगे और तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। ये दबे लफ्ज़ों के अंदर ये बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन की जो वकालत कर रहा है ज़ेलेंस्की, ये सिर्फ यूक्रेन की वकालत नहीं कर रहा, ये यूरोप के मेन लैंड, ये वेस्टर्न यूरोप का जो एक तस्वुर है, जो दिल है इस सो कॉल्ड वेस्टर्न एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, बड़े नामों से अपने आप को जानते हैं, जुडेओ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये उनकी आई हुई है शामत। चीन एक ऐसा इंडस्ट्रियल जिन बन के उनके सामने खड़ा हो गया है कि अब उनको समझ नहीं आ रही। इंडस्ट्रियल बेस यूरोप के अंदर ईयू ने फारिग कर दी हुई है। यूरोपियन यूनियन की इंटायर जो एनर्जी डिपेंडेंसी है ईस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, चाहे वो मिडल ईस्ट हो चाहे वो रशिया हो, उनकी मिलिट्री मैन पावर इतनी डिपेंडेंट है कि वो असला उनको पाकिस्तान जैसे मुल्कों से सोर्स करना पड़ता है जब यूक्रेन की जंग छिड़ती है। यूरोप बेसिकली अपने आखिरी मंतकी अंजाम के ऊपर है, अपने कॉलोनियल पीरियड का फाइनली वो विनिंग वो देख रहा है, उस सूरज का उसको वो गरूब होते हुए देख रहा है और अब उसको समझ नहीं आ रही। और उसके जो सबसे बड़ा उसका जो डार्क हॉर्स था जिसने उसको जंग अजीम दोम जिताई, रूस, वो तो है ही मुखालिफ, और अमेरिका जो है वो अब बैक ऑफ कर रहा है अपनी दोस्ती से आस्ता आस्ता, और वो रीजनल अपने नायब तैनात कर रहा है, जैसे यूरोप में यूके, मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल, अफ्रीका के अंदर भी कोई यकीनन शायद इजराइल ही अफ्रीका के अंदर पोटेंशली, मिस्र के अंदर वो पोटेंशियल है। सिमिलरली साउथ एशिया के अंदर वो अभी इंडिया और पाकिस्तान से मुकाबला करवा रहा है कि देखो तुम में से कौन बेहतर वफादार बन सकेगा। अकल तो यही कहती है कि हिंदुस्तान की मार्केट बड़ी, फौज बड़ी, मुल्क बड़ा, तो वो ही इस नंबर पे आ जाएंगे चाइना की कंटेनमेंट के लिए, लेकिन पाकिस्तान भी बीच में ट्राइयाँ लगा रहा है। Of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you III. what do you think You're about- gambling with what do you World think War about- III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful
to the country, this country, I'm that's with back all to respect to you you, far I'm- more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No. तुमने थैंक यू भी नहीं कहा देखें जी जेडी वैंस को पता नहीं अब पता ये पैगाम पहुंचेगा कि देखें दोस्तों में ना नो सॉरी नो थैंक यू दे आर एम्बैरेसिंग देमसेल्व्स और ये सब पर अच्छा अब ये लोगों को लगता है कि सब स्पॉन्टेनियसली हो रहा है बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं है ये पूरा परफॉर्मेटिव सर्कस किया जा रहा है ये पूरा परफॉर्मेटिव सर्कस किया जा रहा है कि लुक हाउ ओ यूरोपियन और नेटो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की लुक हाउ इट क्रेम क्रैशिंग डाउन ये है वो अमेरिकन परफॉर्मेटिव सर्कस जिसके लिए अमेरिकन वोटर ने वोट किया है जो वर्किंग क्लास वोटर है जो अक चुका हुआ है और उसको फाइनली एक कॉरलेटिव एविडेंस मिल गई है कि हम और हमारी जो पसमानदगी की वजह है जो इतने बुरे हाल हुए हैं अमेरिकन गरीब के अमेरिकन मिडिल क्लास के वो यूरोप और नेटो की जंगें हैं चाहे वो रेगिस्तानों में जाके हमें भी गाली देते थे मैं लफ्ज़ दोहरा नहीं सकता होता हमारे ख़िलाफ़ जो होती हैं मुसलमानों के चाहे वो यूरोप में रूस के ख़िलाफ़ हों और इवन कुछ हद तक चीन के ख़िलाफ़ भी अब वो ये बातें सुन के उनके कान पक चुके हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमें कैसे रोटी मिलेगी हमें आसान लोन कैसे मिलेगा मैं अपने घर की मॉर्गेज कैसे दूंगा मेरा स्टूडेंट लोन कैसे पे होगा ये सारा परफॉर्मेटिव सर्कस उनके लिए किया जा रहा है कि मिस्टर ज़ेलेंस्की यू आर डिसरिस्पेक्टिंग दिस ग्रेट नेशन एंड दिस ग्रेट पीपल हम तो चाहते हैं कि तुम्हें रोकें क्योंकि तुम दावत दे रहे हो जंगे अजीम सालिस को तुम थर्ड वर्ल्ड वॉर को आवाज़ दे रहे हो ये एक डॉग विस्लिंग सी की जाती है नेटो के उस चुंगल से निकलने के लिए कि भाई हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं इंगेज करेंगे जहां अमेरिका फिर दोबारा जंग के मज़े तो ले लेकिन आउटसोर्स करके अपने बंदे ना मरवाए अपनी इकोनॉमी को टैक्स ना करे ये बेसिकली पोल पोजीशन या नंबर 1 पोजीशन से एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है कि हम तो बराबर तुम्हारे शरीक हैं भाई तुम अपने अपने इलाकों को खुद संभालो यानी मसला बिगाड़ के भागने का रास्ता इख्तियार कर रहा है अमेरिका In this Even entire meeting, today, you said thank even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's in big trouble. यहाँ पर भी आप बार बार देखते हैं कि वो हुकूमत में बैठ के भी ऑपोजिशन खेल रहे हैं कि तुम कैंपेन करने हमारे मुखालफिन की कैंपेन ट्रेल पे क्यों गए थे यहाँ पे भी वो अभी भी एक एलिमेंट जहाँ अमेरिका एक बहुत बड़ी मतलब कह लें एक फैमिली ड्रामा है और तुम वो क्या होता है तुम मेरी सास के साथ वहाँ खड़े मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे तुम अब जवाब दो इस चीज़ का ड्राइंग रूम में सब घर वालों के सामने ये वो एक फैमिली सर्कस जो आपके सामने किया जा रहा है ये बड़ा अच्छा ट्रिक होता है पावर के लेवल्स पे आप बैठे हुए ताकत का हर आला आपके हाथ के अंदर है और आप इल्ज़ाम के लगा रहे हैं ऑपोजिशन मिलके इसी अमेरिकन डीप स्टेट ने जो आज भी है हुकूमत में जो आज भी ब्यूरोक्रेसी में है इसी ने असला प्रोवाइड किया था इसी ज़ेलेंस्की बंदर को इसी बंदर को उन्होंने एक कू करवा के जिसको यूक्रेन का सदर बनाया था और अब वही बंदर जो है इससे मुँह करना चाहते हैं तो आगे जो किरदार हैं वो ये जेडी वैंस और ट्रंप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and voted you for men your are brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of Except times that there, thank you except to that- American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us
I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make, Um, because the attitudes have to change. what if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? What if She's asking, what if Russia Putin breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? But they have Okay? weapons to What if they fire. broke it? I don't know. They broke it with Biden, because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. But what, Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. ये एक परफॉर्मेटिव, खैर मैं इस पर मज़ीद नहीं बात करना चाहता, बट ये एक परफॉर्मेटिव सर्कस आपने देखा कि सिटिंग प्रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हुए अपने पिछले प्रीडिसेसर्स के नाम ले रहे हैं, ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बाइडन, फलान टिमाक, इनकी गलती है, उसने किया, इसने किया। बार बार आपने देखा कि एक लतीफ़ा ये भी किया जा रहा था कि तुम अपनी वर्दी पहन के आ गए हो। अब डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिकन राइट विंग, जो पूरे यूरोप में भी एक राइट विंग मूवमेंट है, वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं ज़ेलेंस्की का, क्योंकि ज़ेलेंस्की ये कमांडो आउटफिट टाइप पहनता होता है। तो सदर का और जर्नलिस्ट का ये मजाक करना, उसके साथ एक बड़ी इंडिकेशन भी है कि जो टू वे स्ट्रीट है, आपकी जो मीम्स और एंटरटेनमेंट की मार्केट है ऑनलाइन, जो आप डायलॉग डिस्कोर्स जनरेट करते हैं, वो कितना डीप और पीछे से आ रहा होता है इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से और बड़ी बड़ी कैंपेन्स की तरफ से, जो प्रेसिडेंट ट्रंप लेवल कैंपेन होती हैं। यानी ये लतीफ़ा जो है इसका, ये 2-3 साल से मजाक उड़ाया जाता था कि तुम ये वर्दी पहन के फिरते हो, तुम्हारे पास एक, और 3 जगह इन्होंने लतीफ़ा किया। जब प्रेसिडेंट ने इसको रिसीव किया ट्रंप ने, वहाँ कहा कि अपनी वर्दी पहन आया है ये, उसको सामने जलील किया। फिर इसने अलग जोक किया जेडी वैंस ने कि डोंट यू ओन अ सूट, और फिर जर्नलिस्ट ने अलग पूछा कि आप सूट क्यों नहीं पहन के आए। अब लोग उसको वो माने को समझ नहीं रहे कि वो कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी नहीं अच्छी। असल में इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि इसका एक कायदा लतीफ़ा बनाया था कि ये एक वर्दी ये पहन के घूमता है शो करने के लिए कि मैं जंग की हालत में और मैं बड़ा कमांडो हूँ, मैं खुद मैदान में उतरा हुआ हूँ। ये वो हेलमेट पहन के भी इसकी टाइम्स में तस्वीर आई थी ना, टाइम्स मैगजीन में, पर्सन, हाँ वोग मैगजीन, सॉरी, हाँ, पर्सन ऑफ द ईयर, कपल ऑफ द ईयर, ये और उसकी बीवी, और उन्होंने वॉर फटीग्स पहने हुए थे कि हम यूरोप इज़ एट वॉर। और आपको शायद याद हो अर्ली रिपोर्टिंग के अंदर भी वो बात करते थे कि ओह दिस इज़ नॉट इराक, दिस इज़ नॉट अफगानिस्तान, दीज आर ब्लॉन्ड ब्लू आइड पीपल, ओह दे आर डाइंग, व्हाट अ ट्रेजेडी। यूरोप की रिपोर्टिंग अगर आपको याद हो इनिशियली वो भी ऐसी ही थी। ये यूरोप की एक जंग है जिसको वो लेवरेज करके अमेरिकन डीप स्टेट से लड़वाना चाहते हैं, लेकिन लगता ये है कि अमेरिकन डीप स्टेट के और इंटरेस्ट हैं। ये सारा परफॉर्मेटिव सर्कस किया गया है आपको एंटरटेन करने के लिए और एक राय बदलने के लिए लोगों का कि बस ये हम धड़ाम से ख़त्म कर रहे हैं और हम पुतिन के दोस्त बन गए दोबारा, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान रशिया और अमेरिका दोस्त थे एक ज़माने में। वो और बात है कि बड़ी वो एक शॉर्ट लास्टेड दोस्ती थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद ही
एक प्लान तैयार किया हुआ था अमेरिकन ने और ब्रिटिश ने कि अब हमने सोवियत यूनियन को कैसे तोड़ना है, और सब्सिक्वेंटली वर्ल्ड वॉर जो है वो के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई, लेकिन दोबारा एक वो स्टेटस को उन्होंने अचीव करना चाह रहे हैं एटलीस्ट विद रिगार्ड्स टू यूरोप। व्हेन इट कम्स टू यूरोप तो अमेरिका का एलाय जो है वो इंग्लैंड है या वो रशिया है। बहरहाल एक जो कंस्पिरेसी थ्योरी है जो काफ़ी दानिशवरों ने पेश भी किया, इसमें ऑफ फ्रेम एक चौथे सेनेटर बैठे हुए हैं, सेनेटर मार्को रूबियो। मार्को रूबियो का मैं ज़रा सा तारुफ दे देता हूँ कि वो एक हरामी उद्दहर है, ज़माने का बदमाश है, नियोकॉन, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। इस जंग का सबसे बड़ा चीयर लीडर्स में से वो था, इराक की जंग का, अफगानिस्तान, सर फहरिस्त हरामियों की लिस्ट में ये होता है हमेशा सेनेटर मार्को रूबियो, इसका नाम याद रखिएगा। और ये मिक्स है गालिबन, ये हाफ लैटिन अमेरिकन मैक्सिकन भी है गालिबन, कम से कम स्पेनिश बोलता है, मुझे इस बात का इल्म है। और ये मुझे दराक हुआ था जब ये सदर के इलेक्शन में लड़ा था। बहरहाल ये रिपब्लिकन है और बड़ा ख़तरनाक आदमी है, डीप स्टेट का आदमी है। बट एक ये राय दी जा रही है कि इसने ये डील करवाने के लिए ये मीटिंग करवाई थी क्योंकि $350 बिलियन के बदले में मिनरल्स और रियल एस्टेट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की डील्स अमेरिकन डीप स्टेट मांग रही है यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए। और ये कोई डन डील के लिए ज़ेलेंस्की को यहाँ लाया था और ज़ेलेंस्की ने वहाँ पे इसके पैर के नीचे से ज़मीन खींच दी। अगर आप कोने में उसको फ्रेम में देखें, कुछ शॉट्स में वो नज़र भी आता है, तो वो बिल्कुल सुन्न ऐसे ज़मीन को देख रहा है जैसे ही हैज़ बिन कॉट आउट पब्लिकली। और अगर आप एक एस्पेक्ट नोट करें कि डोनाल्ड ट्रंप और वैंस भी जो हैं देवर कॉट अबैक, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग राय हैं, या तो ये एक परफॉर्मेटिव सर्कस किया गया है, मीडिया सर्कस, और ज़ेलेंस्की जो है वो पैरों पे खड़ा हो गया, उन्हें लगा था कि आज इसी से वो मार खा लेगा और हम दुनिया को दिखा देंगे कि देखो अमेरिका अपने बारे में सोच रहा है, हमें कोई गर्ज नहीं यूरोप से। या ये एक सेटल नेगोशिएशन की तरफ जा रहे थे, जो कि दोनों में एक इनेविटेबल आउटकम है। लेकिन फ़र्क ये था कि मार्को रूबियो के डायरेक्टली काम कर चुका हुआ ज़ेलेंस्की के साथ इस जंग के ऊपर, कि वो एक डील सिक्योर करके लाया था, जो कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिकेशन की थी जब वो इलेक्ट होकर आया था कि मुझे मिनरल्स की और तुम्हारी खेती की डील्स चाहिए, मैं रीबिल्ड करूंगा यूक्रेन, तुम्हें मैं $350 बिलियन दिए, मुझे वापस दो किसी शक्ल में, मुझे वो इनकम इन काइंड दो, कुछ ना कुछ दो मुझे। और ये डील जो है उसने उसको ना कर दी क्योंकि वो यूरोप से ज़ेलेंस्की जो है वो पंप लेके आया है। और इसकी जो एविडेंस है, इस दूसरी राय की एविडेंस ये है कि ज़ेलेंस्की ने जो पहला काम किया था व्हेन ही वाज अनसेरेमोनियसली एग्जिटेड या किक्ड आउट फ्रॉम द वाइट हाउस, कि उसने सारे यूरोपियन लीडर्स को थैंक यू कहा था ट्विटर के ऊपर। यानी कि यूरोपियन लीडर्स की तरफ से ये एक लास्ट गैम्बिट था कि उन्होंने अपना आदमी भेज के अमेरिका पे प्रेशर डाला कि तुम मत बिको अभी अमेरिका के सामने, चाहे वो मिनरल्स की डील्स हों, चाहे वो रिकन्स्ट्रक्शन की डील्स हों, चाहे वो पीस कीपिंग की डील्स हों, चाहे वो एग्रीकल्चर की, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूक्रेन ब्रेड बास्केट है यूरोप की, उसकी डील्स हों। अभी हमारे में कुछ दम बाकी है, रूस के सामने हम घुटने टेकने के लिए अभी तैयार नहीं है, ये लगता है ये है। तो अब इसके दरमियान ये ऑप्शन है कि ये जंग बिल्कुल सेटल हो जाए और छोटे ममालिक की फ़ौजों को वहाँ तैनाती हो यूएन या किसी और सिक्योरिटी फोर्स के तहत, और वहाँ पीस कीपिंग की जाए और रूस जो है वो अपने कुछ हिस्से रख ले और एक नए नॉर्मल की तरफ जाए जहाँ यूरोप के सामने बिल्कुल मुंह पे आके रूस खड़ा हो। वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि इंग्लैंड को एक नया वॉर ऑफिस बना के यूएस का, फॉरेन पॉलिसी का, नेटो का, एक दोबारा से यूरोपियन इस जंग को जारी रखें और ये फिर पखा के मज़ीद बढ़ाई जाए, और फिर ज़ाहिर बात है इसकी लपेट में और भी मुल्क आएंगे, बेलारूस वगैरह जो गिरदनुमा के ममालिक हैं, नेटो एलाइज जो हैं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि ये केओस एस्केलेट कर जाए और रशिया जो है वो मजबूर हो जाए कि वो इसको उस स्टेज पे ले जाए कि जो वाकई में खौफ है लोगों का कि जंग अजीम सालिस जो है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो ट्रिगर हो जाए, जिसके असरात आपको गल्फ वॉर से मिल रहे हैं, 1980s से मिल रहे हैं, कि जो पोटेंशियल स्पार्क है वो अब फटा नहीं, अब फटा नहीं, अब फटा। इस सब के अंदर पाकिस्तान की रीअलाइनमेंट कैसे हो सकती है? हमारे अभी रिसेंट विजिट टू इंग्लैंड जो है वो खुशगवार नहीं है। एक सेंस में तो है, अगर आप देखते हैं कि चलो हमें डॉलर की जगह पाउंड आ जाएंगे इस बारी और हम कोई पीस कीपिंग फोर्स बन जाएं यूक्रेन के अंदर, या हम फिर असला प्रोवाइड कर दें यूरोप को यूक्रेन की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन एक और चीज़ है, हमारी वैल्यू दोबारा अल्लाह ने क्रिएट कर दी इनकी नज़रों के अंदर एज ए रीजनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जाहिर बात है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठे हुए हम, समुद्री एक्सेस है वगैरह वगैरह, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको स्क्वांडर कर सकते हैं जिस तरह मुशर्रफ ने किया था वॉर ऑन टेरर के अंदर, या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं ज़िया-उल-हक के ज़माने में। या एक तीसरी ऑप्शन है हमारे पास कि हम पोटेंशली अपनी पॉलिसी को रीअलाइन कर लें और अपनी इस वैल्यू को लेवरेज करते हुए चीन और रूस के मामले को देखें और इन नई उभरती हुई ताकतों के साथ अपने माहौल को देखें, रीजन में पीस को प्रमोट करें, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हिंदुस्तान हो, उनके साथ, और एक तिजारती पावर हाउस बनाएं इस रीजन को, रादर दैन कि हम इस रीजन में शरारत करने वाला बन जाएं। ये तीनों ऑप्शन टेबल के ऊपर है। ये पब्लिक सर्कस आपने देख लिया,
ये पब्लिक सर्कस कल आपके साथ भी हो सकता है, चाहें अगर नहीं चाहते तो गुंजाइश और भी है। अस्सलाम वालेकुम।